हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था यूपी टेट का 15 अक्टूबर 2017 को। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन को हलवा बनाते। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है ना, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 1/4 कितना होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कैसे आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है, किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या n है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। किसी संख्या मान लो n संख्या का 3/4, ये का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। का 2/3 इसका भी गुणा क्या है हमारा 24 के बराबर है। आप मुझे बताओ 3 से 3 डायरेक्ट देख सकते हो, 2 दूनी 4। अब 2 का इधर गुणा होगा तो n बराबर वो संख्या निकल के आएगी। 24 दूनी कितना होता है 48। अब क्या कह रहा है कि उस संख्या का 1/4 क्या होगा। ये सब आप ओरली कर सकते हो। इस संख्या का 1/4 करोगे ना, देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि 12 चौको 48 होता है। तो वो 1/4 क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल है। आप मुझे बताओ वर्गमूल मतलब समझे, स्क्वायर रूट बोल रहा है। स्क्वायर रूट क्या कर रहा है 7 + 2√10। आप मुझे बताओ इसका जो वर्गमूल होगा, देखो कहीं अंडर रूट तो दे नहीं रखा, इसका जो भी वर्गमूल होगा, मान लो ये किसी भी संख्या का जो 7 + 2√10 है ना, ये किसी संख्या का वर्ग तो होगा ही होगा, तभी तो इसका काट के खत्म होगा ना स्क्वायर रूट। आप मुझे बताओ ये किसी भी संख्या का वर्ग होगा, कहने का मतलब ये हुआ, ये अगर मैं कहना चाहूं तो ये किसी भी संख्या का तो वर्ग होगा। यहां पर मान लो कोई संख्या n है, n का अगर वर्ग करेंगे ना तो मुझे 7 + 2√10 मिलना चाहिए। समझ रहे, आपको चाहिए कि इसका वर्गमूल यानी कि n की वैल्यू चाहिए। आप मुझे तो n की वैल्यू कहां दे रखी होगी, ऑप्शन में। आप मुझे तो जैसे √6 + 1 ऑप्शन उठाया मैंने, √6 + 1। अब यहां देखो अगर मैं स्क्वायर करता हूं और इसका अंडर रूट लेता हूं तो मुझे जो इसके बराबर मिलना चाहिए। अब देखो √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, 2ab मतलब 2√6। ये देखो 6 7 + 2√6 आ रहा। हमको चाहिए कितना 7 + 2√10 चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऐसे मैं ऑप्शन नंबर 2 का देखता हूं, इसको स्क्वायर करो। देखो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4 √3 मतलब 4√3 आया। आपको चाहिए क्या 2√10 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। जल्दी से चेक कर सकते हो। अब देखो √2 + √5 लो, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 और √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, प्लस 2ab मतलब 2, √2 × √5 का गुणा करेंगे कितना आएगा √10, मतलब कितना आ रहा 5 2 7 + 2√10 आ रहा। 7 + 2√10 बराबर आ रहा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 7 + 2√10 का जो वर्गमूल होगा ना, वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आपको बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। दोस्तों प्रसरण का विश्लेषण जो विधि है ना, वो किसका श्रेय था। बहुत ही आसान है, R.A. फिशर को। दोस्तों कॉपी में नोट कीजिएगा कि प्रसरण का विश्लेषण जो नामक विधि है ना, वो सांख्यिकी में वो किसका श्रेय था, R.A. फिशर का श्रेय था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है ना, तो वह संख्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ओरली कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे किसी संख्या पहले 60%, देखो कैसे निकालते हैं, परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं, 0 से 0 खत्म। देखो 2 3 6, 2 5 6 10, यानी कि मतलब 60% की जगह मैं 3/5 लिख सकता हूँ। कह रहा है कि किसी संख्या का 60%, मतलब कि कोई संख्या n है, का मतलब क्या है, गुणा ही होता है 3/5 का 3/5वां भाग, इसका भी मतलब गुणा, बराबर कितना है 36। देखो 3 × 9
9, 9 चौको कितना होता है 36। अब देखना 25 इधर जाएगा, 25 इंटू 4 क्या होता है 100, मतलब कि वो संख्या क्या आएगी 100। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पाई है एक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने 50 बार बताया है कि पाई क्या है, एक हमारी अपरमेय संख्या है। इसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता। अपरमेय संख्या क्या होती है, ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हो। अभी तक पाई की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं की गई है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप की वैल्यू दी जाए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो आपको कुछ नहीं करना, a के नीचे क्या रखा 3, इसका मतलब a की वैल्यू क्या रखनी है 3 रखनी है। इसी प्रकार से b की वैल्यू 4 रखनी है, फिर c की वैल्यू 7 रखनी है। अब आपसे जो पूछ रहा है उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। आप क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, देखो 3 4 7 7 14 हो गया, ओरली कर सकते हो। सी की वैल्यू कितनी है 7, 7 से भाग करोगे 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इकाई का अंक जो होता है ना, अगर आपको इकाई का अंक निकालना है ना, जो इकाई का अंक होता है वो इकाई के अंक पर ही डिपेंड करता है। जो डिपेंड करता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, इकाई के अंक पर ही डिपेंड करता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा। इकाई का अंक जो है ना, इकाई के अंक पर ही डिपेंड करता है। क्या कह रहा है, गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक देखो, इसमें क्या 8, इसमें देखो 6, इसमें 9 और इसमें 2। इकाई का अंक जो होता है वो इकाई के अंक पर ही डिपेंड करता है। 8 छंग कितना हुआ 48, 48 में देखो इकाई का अंक कितना है 8, फिर 8 निम 72, 72 में देखो इकाई का अंक कितना है 2, फिर 2 इंटू 2 करोगे 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। उम्मीद करता हूं आगे से सवाल आएगा तो अब आप बढ़ा दोगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है ना, तो इनमें से एक संख्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बहुत ही फेमस फार्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा। एक कॉन्सेप्ट यहां पर ये लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 60। मान लो कोई संख्या, दो संख्या दे रखी फर्स्ट और सेकंड, इनका जो योगफल है वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है कि उनमें से एक संख्या होगी। आप मुझे बताओ, इसमें देखो पहली इंटू दूसरी संख्या करोगे, लासा कितना है, लासा और मासा कितना है 12 इंटू 72 है। 12 इंटू 72 कर दो, चाहे मासा इंटू लासा लिख दो, चाहे लासा इंटू मासा, बात बराबर। 12 इंटू 72 में देखो इसके लास्ट का अंक क्या आएगा 2 दूनी 4, मतलब कि लास्ट में जो भी गुणा करने के बाद आएगा वो कितना आएगा 4। मतलब कि पहली और दूसरी संख्या में भी जो का गुणा करेंगे ना, कोई भी पहली होगी कोई भी दूसरी संख्या होगी, उनमें अगर गुणा करेंगे ना तो लास्ट में क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। अब देखना ऑप्शन का खेल, दोनों संख्याओं का योग कितना है 60। अगर कहे उनमें से एक संख्या, अगर उनमें से एक संख्या मान लो 12 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 60 में से जब 12 जाएगा कितना बचेगा 48। अब देखो इनका जो गुणनफल होगा वो बराबर होना चाहिए। लास्ट यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, देखो लास्ट का डिजिट 4 आ रहा है, ध्रुवट कितना हुआ 16, लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 12 नहीं हो सकती है। अब देखना 60 है, दूसरा ऑप्शन लो 24। अगर मैं पहला 24 मानता हूं तो दूसरा कितना होगा 24 36 और 36 हो जाएगा। 36 और 24 कितना होता है 60 होता है। अब देखना इनका अगर गुणा करूंगा, देखो लास्ट में कितना मिला 4 छंग 24, देखो लास्ट में 4 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 4 मिल रहा है, तो ये सही हो सकता है। आगे चेक करो, देखो पहली संख्या अगर 60 ही होगी तो दूसरी संख्या गलत हो जाएगी। अगर पहली संख्या 72 तो हो ही नहीं सकती यार, दोनों संख्याओं का योग कितना है 60, तो पहली जो संख्या होगी वो 60 से ज्यादा थोड़े ना होगी, ये सब गलत हो जाएगी। अगर ज्यादा होगी तो दूसरी संख्या माइनस में होगी, लेकिन माइनस में तो हमारा कोई आंसर आ नहीं रहा, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ जो है वो प्लस में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक ने पर क्या लिखा, ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 इंटू 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उसे 27 इंटू 4 उतारा, ठीक है, नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। देखो 27 इंटू 4 करोगे, 4 7 28 की 8 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 2 10, बिल्कुल सही किया उसने।
जो छात्र है उसने सोल्यूशन किया, लेकिन उसकी गलती क्या थी, उसने 29x4 ना पढ़ के उसने 27x4 लिख दिया। अब शिक्षक के द्वारा करना क्या चाहिए, विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, ऐसा तो है नहीं। उसने देखो प्रोसेस तो सही किया, उसने वाई मिस्टेक गलत उतारा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसे विद्यार्थी से कक्ष में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए, ऐसा भी नहीं। भाई पढ़ने में तो ठीक है, अगर सतर्क नहीं रहता तो वो समझ ही नहीं पाता कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ा रहे होते। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 2 अंक देने चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई। उसने देखो पूरा कॉन्सेप्ट तो सही किया, प्रक्रिया जो है प्रोसेस वो तो सही की, तो 5 में से 2 अंक क्यों दोगे। ऑप्शन देखो 4 क्या है कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। भाई साहब ये कॉन्सेप्ट सही है। अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि आखिर उसने 29x4 को 27x4 क्यों लिखा। क्या मेरी गलती है कि वो 9 को 7 समझ बैठा, समझे, इस टाइप से उसे देखना चाहिए। लेकिन उसने प्रोसेस जो किया है ना, वो आंसर तो बिल्कुल सही निकाला, उस बात पर उसको पूरे नंबर देना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक को यही ही करना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। देखो लाभ तो होगा नहीं, कैसे पता, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या कह रहा कि विक्रय मूल्य का 3/2 है, क्या क्रय मूल्य। अगर मैं विक्रय मूल्य मान लो 2 मानता हूं, देखो जो इसके बेस में होता है वही विक्रय मूल्य मान लो, इसका अगर 3/2 करोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो जो सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 3। आप मुझे बताओ 3 की आपने कोई चीज खरीदी और आपने सेलिंग कितनी की, 2 की, तो आपको नुकसान होगा नहीं, आपको नुकसान होगा, फायदा तो होगा नहीं। आपने 3 की खरीदी 2 में बेच दी तो आपको नुकसान ही होगा, लाभ तो होगा नहीं, खत्म। अब देखो कितने का नुकसान हो रहा है, 3 की चीज 2 में गई है तो 1 का नुकसान हो रहा। आप देखो आपको हानि परसेंट निकालनी, 1 का नुकसान हुआ, नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करते हैं, बहुत ही अच्छे से सीखे होगे। देखो 3 से काटोगे, 3 तिरका 9, 10 हुआ, 3 तिरका 9, 1 10 मतलब 33 सही, 1/3% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरे की जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है, कॉपी में नोट कीजिए, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। कमरे की छत का क्षेत्रफल की बात करें, छत का क्षेत्रफल क्या होता है, एक आयत की तरीके से छत होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये चीज कॉन्सेप्ट अगर ध्यान है तो सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा। अब जैसा कह रहा है तो कर लो। देखो क्या कह रहा है, उसकी जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। अगर मैं चौड़ाई मान लो x मानता हूं तो लंबाई क्या होगी, इसकी दोगुनी मतलब कि 2x होगी। इतनी बात कंफर्म। अब देखो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या लिख सकता हूं, 2x प्लस x लिख सकता हूं जो मैंने माना है। और ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 11 मीटर बराबर क्या लिख सकता हूं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही तो लिखा है, बराबर क्या हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर जो दे रखा है। अब देखना 11 दूनी कितना हुआ 22, 22 या कितना होता है 66। 2x प्लस x क्या बना देगा 3x बराबर कितना हुआ 30। अब x बराबर क्या बना देगा 10, x बराबर 10 हो गया। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। देखो लंबाई कितनी होगी 10 × 2 कितना हुआ 20 और चौड़ाई कितनी होगी x मतलब कि 10 ही होगी। ये चीज समझ गए। क्या कह रहा है, उसकी छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि 20 × 10 करना है। 20 × 10 क्या होता है 200, 20.200 होता है ना, 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि संख्या 604 और 6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी जो है आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत बार पढ़ी होगी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि ऑड प्लेसेस का जो सम है ना, जो ऑड प्लेसेस का सम है और इवन प्लेसेस का सम अगर घटाओगे ना, इवन प्लेसेस का सम घटाओगे तो क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए या उसका मल्टीपल मिलना चाहिए।
ये तो 11 की डिविजिबिलिटी होती है। देखो संख्या क्या दे रखी 604 और डैश और क्या दे रखा 6, मतलब देखो ऑड प्लेसेस का सम देखो 6, 6 के बाद में 4, ये देखो दूसरे नंबर पे क्या होता है इवन प्लेस होता है 6 4 10 10 6 16, 16 इवन प्लेसेस मान लो x है, 16 में से इवन प्लेसेस सम x प्लस 0 क्या होगा x ही होगा। अब देखो 16 में ऐसा क्या घटाऊंगा कि मुझे 0 मिलना चाहिए या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। देखो 16 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसका मतलब मल्टीपल मिलना चाहिए 11 का। देखो ध्यान से देखोगे 16 में से अगर आप 5 जाओगे तो क्या मिलेगा 11, ये देखो 11 का मल्टीपल है 11 इंटू 1, मतलब कि 11 से करना चाहिए ऐसी संख्या मिलनी चाहिए। तो 16 में अगर 5 घटाओगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। दोस्तों 20वीं सदी के जो गणितज्ञ थे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी के जो भारतीय गणितज्ञ थे वो हमारे कौन थे, श्रीनिवास रामानुजन जी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो वे संख्याएं कहाँ होंगी, बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में संख्याएं दे रखी हैं। जैसा कह रहा है वैसा करिए, अगर चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या का 2 गुना, पहला ऑप्शन लेता हूं, बड़ी संख्या क्या है 43, 43 का 2 गुना कितना होता है 86, छोटी संख्या के 5 गुने, इसका 5 गुना करोगे 58 40, क्या गुने से 3 ज्यादा। देखो 40 से अगर 3 ज्यादा होता तो 43 होता है, यहाँ पर 86 कहाँ, 3 तो ज्यादा है नहीं, गलत। बड़ी संख्या का 2 गुना 11 दूनी 22, छोटी संख्या के 5 गुने 9 गुना 45, 45 से 3 ज्यादा, ये तो भाई साहब छोटा है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। देखो बड़ी संख्या का 2 गुना 14 दूनी 28, छोटी संख्या के 5 गुने 25, 25 से 3 ज्यादा है क्या, 25 3 28 होता है, बिल्कुल चीजें सेटिस्फाई। एक बार ये भी देख लेता हूं, 17 का 2 गुना, 17 का अगर 2 गुना निकालोगे ना, 17 का 2 गुना करोगे 17 दूनी 34, अब 1 का 5 गुना 5 ही रहता है, इससे 3 ज्यादा करोगे तो यहाँ 8 होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको ये सब भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझे, पहली लाइन से हमारा चीजें सेटिस्फाई हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले एक घन की सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले, मतलब कि जो भुजा है वो कितनी है घन की 5 सेंटीमीटर। इसका अगर क्या कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन को काटा, पहले 5 बजा, इसमें अगर 1 से काटोगे तो कितनी 5 ही सेंटीमीटर आने वाला, 5 ही सेंटीमीटर आने वाला। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि केवल एक ही फलक पर रंग होना चाहिए, एक ही फलक पर रंग होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, जहाँ n क्या होगा भुजाओं में कितनी संख्या से काटा गया। देखो 1 सेंटीमीटर वाले काटा गया तो 5 सेंटीमीटर की घन था भुजा का, तो 1 से काटोगे तो 5 सेंटीमीटर मिला, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। अब इस फार्मूले में रख दो, एक ही रंग होना चाहिए फलक पर। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ कि अगर तीनों फलक रंगे हो तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 8 आता है, समझे। अगर 2 फलक रंगे हो तो उसका आंसर कितना होता है 12n-2 होता है फार्मूला। अगर एक फलक रंगा हो तो कितना होता है 6n-2 का स्क्वायर होता है। अगर 0 फलक यानी कि रंगहीन पूछा जाए तो क्या होता है n-2 का क्यूब होता है। ये थोड़ा देख लीजिए, इस पे थोड़ा डाउट है, वैसे बेसिक सही होगा। देखो क्या कह रहा है एक फलक रंगा है ना तो 6n-2 का स्क्वायर लगाना है। 6 देखो 5 यानी कि वैल्यू 5 में से जब 2 जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का 9 इंटू 6 करोगे 9 छक्का 54, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होंगे। आप मुझे बताओ अवरोही क्रम में आंकड़े रखे गए, आंकड़े मान लो कोई भी मान लो आंकड़े, जैसे मैं कहता हूँ 9 से स्टार्ट करता हूँ, 9 8 7 6 5, इतने आंकड़े मान लिए। क्या कह रहा है कौन से मापक प्रभावित होंगे। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है अंतिम दोनों तरफ से काटते जाओ, इसको काटोगे इसको काटोगे, आप मुझे बताओ काटते चले जाओगे, ये काटोगे कौन सा
मापक प्रभावित होगा। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से कि क्या इसका माध्यिका जो होगी वो प्रभावित होगी? माध्यिका तो प्रभावित होगी नहीं। देखो 4 भी होता ना, अगर मैं काटता तो ये 2 ऑप्शन बचते, इसकी माध्यिका निकाल सकते थे। माध्यिका तो प्रभावित नहीं होने वाली है। आप दोनों तरफ से काटोगे अवरोही क्रम में रख के, तो जो भी नंबर आएगा वो माध्यिका ही कहलाता है। समझे? माध्यिका का नियम ही है, दोनों तरफ से काटते जाओ। मतलब माध्यिका तो निकल सकती है, माध्यिका प्रभावित नहीं हो सकती है। तो यहाँ माध्यिका प्रभावित नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन क्यों दे रखा है? गलत। ये भी देखो माध्यिका प्रभावित हो रही है, ये भी गलत। ये देखो माध्य और बहुलक, यहाँ देखो माध्यिका यहाँ भी दे रखा है, माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। क्या प्रभावित होगा? माध्य और बहुलक प्रभावित हो सकता है। बहुलक देखो जैसे मैं कहूँ 9 8 8 7 7 6, आप दोनों तरफ से काटोगे तो देखना मान लो एक 7 और है, ये 7 और है, और ये क्या है 6 मान लो। अगर दोनों तरफ से काटोगे, फिर काटोगे, फिर काटोगे, फिर काटोगे, फिर काटोगे, तो बहुलक थोड़ा प्रभावित हो सकता है यार। मान लो यहाँ तो देखो 7 ही आ रहा है बहुलक, समझे? कई भी क्वेश्चन में प्रभावित हो सकता है, यहाँ 7 की जगह कुछ और आ जाए। मान लो यहाँ पर मान लो 4 दे रखा होता, तब क्या होता? देखो बहुलक प्रभावित हो सकता था। अगर मान लो यहाँ 8 दे रखा होता, देखो 8 8 तो कट जाएगा, लेकिन बहुलक यहाँ कितना आ रहा है? 4, लेकिन बहुलक एक्चुअली है कितना? 8 है, क्योंकि इस बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। बहुलक प्रभावित हो सकता है, लेकिन माध्यिका प्रभावित नहीं हो सकती। तो माध्य और बहुलक, माध्य का मतलब एवरेज भी प्रभावित हो सकता है। देखो 8 8 काटोगे तो एवरेज मिडिल नंबर थोड़े ना होता है। जब मिडिल नंबर बहुत कम चांस में होता है, जब स्पेसिफिक केस होते हैं उसमें मिडिल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, माध्य और बहुलक दोनों प्रभावित होंगे, सिर्फ माध्यिका को छोड़कर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। ठीक है, प्रत्येक अंक या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो 3 और 4 से करनी चाहिए। देखो 4 क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट 4 से करने चाहिए। 4 का नियम तो ये है। 33 4 से करता नहीं, पहला तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। अब 3 से करने का नियम क्या है? सभी को जोड़ दो, अगर जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 3 से करना चाहिए। अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से प्रभावित, मतलब 3 से कटेगी। देखो 4 4 8 होता, 8 3 से नहीं कटता, खत्म। देखो ध्यान से 4 4 8 4 12 4 को 16, 16 भी 3 से नहीं कटता, खत्म। 4 4 8 4 12, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 होता है। आप क्या कह रहा है? पंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं, n की वैल्यू 5, तो 5 रखोगे, 5 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा? 3, 3 इंटू 180 करोगे, 18 दिया 54, मतलब कि 540 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। ठीक है, जब धंसे हुए का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो यह पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी धंसा है कीचड़ में। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे? कोई खंबा मान लो के है लंबाई का, इसका क्या कह रहा है? 4/7 भाग धंसा है। आप मुझे बताओ 1/3 भाग जो है ना वो बाहर खींचा जाता है तो कितना भाग शेष रहता है? मैंने भाग वाला बताया, हर को सेम रखते हैं और अंश को क्या रखते हैं? 3 में से जब 1 घटाओगे कितना बचेगा? 2, मतलब कि 2/3 भाग जो है ना वो बच जाता है। मतलब ये जो खंबा है पूरा धंसा है, जो खंबे का जो भाग है वो कीचड़ में धंसा है। अब क्या करें? इसका जो 2/3 भाग अभी शेष रह जाता है ना, क्या कहा? तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। मतलब कि ये जो भाग है ना ये कीचड़ में ही है अभी, तो ये किसके बराबर होगा? 8 मीटर के। कह रहा है खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? देखो खंबे की पूरी लंबाई क्या होती है? 4 दूनी 8 से 8 खत्म, 7 या 21, इधर जाएगा 21 हो जाएगा। खंबे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 21 मीटर होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन देखो 21 मीटर लगाता, खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है। देखो 4/7 अगर ऑप्शन 21 लेता तो 4/7 क्या होता? 7 या 21, 3 चौको 12 होता, मतलब कि 12 भाग कीचड़ में। 1/3 भाग बाहर खींचा गया। 12 का अगर 1/3 करोगे, देखो 3 चौको 12, 4 भाग बाहर खींचा गया तो 12 में से जब 4 जाता है तो कितना बचता है? 8 बचता है। सोई वो कह रहा है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में। देखो यहाँ भी 8 मीटर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन से भी सेटिस्फाई किया जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में
सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहली बात, ना ऑप्शन 1 होगा ना ऑप्शन 2 होगा। कैसे? आप मुझे बताओ। यहां से देखो सी और ए है ना, वो किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर भाई साहब आप सी चले जाते तो जो ए जो काम करता वो 20 दिन से ज्यादा लेता समय। अगर दो मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, एक आदमी चला जाए तो 20 दिन से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो मेहनत करने की क्षमता है एक आदमी की वो बढ़ जाएगी, 20 दिन से ज्यादा समय लेगा। आपसे पूछ क्या रहा है? ए अकेले काम को। यहीं से 2 ऑप्शन गलत हो गए। अगर 20 दिन से एक ऑप्शन और कम दिया जाता तो हमको सवाल सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन बच गए। अब क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में। कैसे सॉल्व करते हैं? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब क्या कहता है? बी और सी उस काम को 15 दिन में, और सी और ए ये सब करना आता होगा। सी और ए किसी काम को 20 दिन में। आप क्या करते हैं? टोटल जो वर्क होता है इनका एलसीएम ही होता है। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। ये सब आपको आना चाहिए। देखो 12 5 60, मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। अगर वो 12 यूनिट के हिसाब से काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। देखो 12 दिन में खत्म करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, तभी तो 12 5 60 होगा टोटल वर्क। देखो 15 चौको कितना होता है? 60। मतलब बी और सी एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं। सी और ए 20 दिया 60, मतलब सी और ए एक दिन में कितने यूनिट का काम? 3 यूनिट का। अगर मैं कहूं कि इन तीनों को जोड़ दो, देखो इन सबको जोड़ोगे, देखो ए प्लस बी जोड़ोगे ना, फिर क्या? बी प्लस सी प्लस ए, तीनों मिलकर कितने यूनिट का काम करते हैं एक दिन में? 5 4 9 3 12। अब देखना ध्यान से, देखो 2 बार बी है, 2 बार ए है और 2 बार सी है। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा? 12। 2 से काटोगे 2 6 12। मतलब कि अगर तीनों आदमी काम करते ना साथ में, तो तीनों आदमी का जो काम है एक दिन का वो कितने यूनिट है? 6 यूनिट का। अब देखना यहाँ से क्या कह रहा है? ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखना देखो बी प्लस सी जो है ना, वो एक दिन में 4 यूनिट का काम कर सकता है। तो बी प्लस सी को हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं। ए प्लस 4 बराबर 6, तो a बराबर 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसका कहने का मतलब है कि a जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। अब टोटल वर्क है कितना? 60। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 60 टोटल वर्क है, भाग करोगे 2 3 60, मतलब 2 3 6 होता है। मतलब कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? 30 दिन में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप मुझे तो जब भी मध्यकाओं से सेंटर मिलाया जाता है ना, त्रिभुज बनता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो ट्रायंगल होता है वो 1 2 3 4 बराबर एरिया में विभाजित होता है। मतलब कि इसका जो एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा, वो बराबर होगा। हमने 4 इक्वल पार्ट में विभाजित करता है बड़े वाले ट्रायंगल से। बड़े वाले ट्रायंगल के बीच में जो भी होगा वो 4 बराबर भागों में विभाजित करता है एरिया, अगर मध्य बिंदु है। समझे? आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, देखो क्या कह रहा है? डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है ना, जो इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? ट्रायंगल एबीसी के। देखो छोटे वाले क्षेत्रफल का जो बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर तो होगा नहीं, खत्म। देखो एबीसी के आधे के बराबर होगा। भाई साहब पूरा जो ट्रायंगल है 4 भागों में विभाजित करता है। मतलब कि पूरा जो ट्रायंगल एबीसी है वो अगर बीच वाला निकालना चाहूँ ना तो 1/4 भाग बराबर होगा। 1/4 भाग कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगर आपको व्युत्क्रमों का अंतर पूछे चाहे योगफल पूछे, अगर योगफल पूछ रहा है तो यहाँ पर योगफल दिया गया होगा, अगर अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पर अंतर दिया गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। जब भी व्युत्क्रमों का अंतर या योगफल पूछे तो कुछ नहीं करना, अंतर हो तो अंतर लिख दो, योगफल हो तो योगफल लिख दो, और अपान में क्या करना है? गुणनफल करना है। बस काम आसान, गुणनफल करना है। ये चीज बेसिक है, ये चीज आनी चाहिए। देखो अंतर कितना देर का? 5, और गुणनफल कितना है? 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5/36। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वैसे भी आपको अगर थोड़ा बहुत सोचना है ना, 2 संख्याओं का अंतर कितना है? x - y बराबर कितना है? 5, और इनका गुणनफल कितना है? 36। आप मुझे बताओ 9 चौको 36 होता है, और 9 में से 4 जाएगा 5 होगा। मतलब कि जो संख्याएं होंगी वो 9 होंगी और 4 होंगी। इनके व्युत्क्रम मतलब इनका पलट दो। अगर 1/4 और 1/9 करोगे, देखो 4 को पलटोगे
तो 4 आएगा, और 9 को पलटोगे 9 आएगा। इनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, चाहे आप 1/9 माइनस 1/4, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आंसर प्लस में आना चाहिए। देखो इनका अंतर पूछ रहा है व्युत्क्रम का, 9 में इधर जाएगा 9, इधर 4, 9 में से 4 गया 5, और 9 चौको 36। ऐसे भी कर सकते हो, तो अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं रहती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब कि अगर 16 है तो 61 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी, आप मुझे बताओ। अंकों का गुणनफल कितना अच्छा है, 5 दिया 15 खत्म, 4 दिया 12 खत्म। यही देखो, एक छक्का 6, दुत्ती 6। क्या कह रहा है, संख्या में 9 जोड़ने पर, 16 में अगर 9 जोड़ोगे तो 61 थोड़ा ना होगी। 16 9 कितना होता है, 25 होता है। संख्या पलटेगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 की सही होना है, इसकी मजबूरी हो जाती है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% सही होगा ही होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। ये दोस्तों डिस्प्यूट सवाल है, इसमें विवाद हो सकता है। इसके पता 2 आंसर है। एक तो आंसर वर्ग की बारंबारता भी हो सकती है, उस वर्ग की ऊपरी सीमा भी हो सकती है। पता कैसे, आप मुझे बताओ। आयत चित्र एक प्रकार से ऐसा भी बनता है, जैसे आपने टेबल पढ़ा होगा, ये आयत चित्र होता है इस टाइप का, ये आयत चित्र होता है, ये आयत चित्र इस टाइप का। यहाँ पर जैसे 10, फिर ये 20, फिर ये 30, इस टाइप का एक आयत चित्र होता है, समझे। इसमें क्या होता है कि ये देखो वर्ग की बारंबारता, ये देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये टॉप कहाँ जा रहा है, 10 पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, 20 पे, ये 30 पे। मतलब कि जो आयत की जो ऊंचाई है ना, वो किसको दर्शाती है, वर्ग की जो है बारंबारता को दर्शाती है, 10 बार, 20 बार, 30 बार। इस टाइप से ये सवाल का आंसर मार सकते हो। एक आयत चित्र, एक आयत ऐसा भी होता है। इस आयत चित्र में आप मुझे तो जो वर्ग की चौड़ाई होती है ना, इस वर्ग की चौड़ाई में क्या कह रहा है, एक वर्ग बनाया जाता है। ये वर्ग बन गया, ये वर्ग जो होगा, वर्ग की जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगा, वर्ग की चौड़ाई के बराबर होगा। कह रहा है कि वर्ग की ऊपरी सीमा को दर्शाती है, जो आयत की ऊंचाई है। आयत की ऊंचाई देखो, ये क्या है, वर्ग की चौड़ाई तो है। ये जो आयत की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ये क्या है, वर्ग की चौड़ाई है। क्या दर्शा रहा है कि वर्ग की ऊपरी सीमा को दर्शा रही है। देखो ध्यान से, ये वर्ग की ऊपरी सीमा तो है, ये वर्ग की ऊपरी सीमा ही तो है। इस टाइप से इस सवाल के 2 आंसर हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपको ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी देनी है तो ऑप्शन नंबर 1 को मार्क कर सकते हो, समझे। ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित कर देना। ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रचनात्मक कक्षा जो है, शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, ये तो करनी चाहिए ना। विद्यार्थियों को प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी को सूत्र रखने के लिए कहना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप अच्छे शिक्षक हो ना, तो आपको विद्यार्थी को सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं मैथ को सॉल्व कराता हूँ, आपको फार्मूले रटने का बहुत ही कम ज्ञान देता हूँ। सारे ऐसे ही सवाल ऐसे बेसिक से और कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं, आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ ज्यादा जरूरी है, जैसे अलजेब्रा हुआ, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, चैप्टर होते हैं, उसमें तो रटना ही पड़ता है। लेकिन मैं उसमें भी कई बार बताता हूँ कि ऐसे कॉमन सेंस से सोचोगे ना, तो उसमें भी सूत्र रटने की जरूरत नहीं होती। एक ऐसे शिक्षक को क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि 2 कोटपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। दोनों कोण होंगे, आप मुझे बताओ, कोटपूरक कोणों का जो सम होता है वो θ1 प्लस θ2, दोनों कोण, 2 कोटपूरक कोणों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या कह रहा है कि दोनों कोण होंगे। देखो कहाँ 90 दे रखा है, अंतर तो हम बाद में देखेंगे। देखो 70 और 30 क्या हुआ, 100, खत्म। ये देखो 90 से ज्यादा, खत्म। 65 और 35 अगर जोड़ेंगे तो 100 के 100 जाएगा, 65 5 70 और 30, ये भी 2 कोटपूरक कोणों का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 25 और 65 करोगे, 70 20 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ इनका अंतर भी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वैसे भी इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी जब हमने 3 ऑप्शन गलत कर दिए थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल होगा। आप मुझे बताओ, 1,21,000 1,20,000 पहले मैं कर सकता हूँ, 1,20,000 कर दो प्लस फिर 1000 कर दो, 1,012 लिखा है फिर 12 लिख दो, ऐसे लिख सकता हूँ। शेषफल ज्ञात करना है। देखो इससे तो पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा, ना ये आएगा शेषफल। शेषफल जो आएगा वो इसी में डिपेंड करता है। तो 1000/12 करोगे, देखो 12 8 96,
4 हुआ, 12 या 36, शेषफल कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सोचोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, आपको ऐसे करके बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर उसको विद्यार्थी में आंकना है ना, जैसे वो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट को जो विद्यार्थी है या तो वो समझ रहा है या तो नहीं समझ रहा है। अगर वो विद्यार्थी को नहीं समझ रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन वो पूछ भी नहीं रहा है, समझे कि वो पूछ भी नहीं रहा सर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये आया, इस टाइप की प्रॉब्लम से भी नहीं पूछ रहा और ना वो समझ पा रहा है, तो हमेशा एक अच्छे शिक्षक को उस विद्यार्थी में देखना चाहिए कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसको प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सब समझने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए विद्यार्थी में आंकने के लिए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। मैंने बहुत बार लगाया, इससे सवाल भी लगा चुका हूं। पर्सर क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है, तभी तो पर्सर आता है। मतलब कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पर्सर कहलाता है। इससे रिलेटेड सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, कई नंबर दे रखे होते हैं, फिर बोलते हैं कि पर्सर निकाल दीजिए। पर्सर कैसे निकालोगे, हाईएस्ट वैल्यू देखना है इस नंबर में, फिर लोएस्ट देखना, दोनों को घटाना, वही हमारा पर्सर हो जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी। दोस्तों हजारों बार बता चुका हूं, सबसे छोटी जो आवाज संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। 2 क्या होता है, एकमात्र सम संख्या भी होती है, एकमात्र सम संख्या भी होती है। अब ओनली सम संख्या क्या होती है, 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या जो होती है वो हमारी आवाज संख्या नहीं होती। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।